नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं प्रभात कौशिक एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आज की जो क्लास होगी वो 2D और 3D से रिलेटेड होगी। उसमें हम जानेंगे कि 2D यानी कि 2 डायमेंशनल 2 विमाएं वाली आकृति कैसी होती है और 3D यानी कि 3 विमाओं वाली आकृति कैसी होती है। तो ये सीटेट के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है और भी अदर एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। फिर हम आकृतियों की स्थानिक समझ एवं ज्यामिति। एक सेकंड दोस्तों, कॉल आ गई। तो देखिए बच्चों, आज की जो क्लास होगी वो आकृतियों की स्थानिक समझ एवं ज्यामिति यानी कि स्पेशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप्स एंड ज्योमेट्री। ठीक। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्लास को लेकर। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वक्र क्या होता है। तो वक्र यानी कि कागज से बिना पेंसिल, वक्र यानी कि कागज से बिना पेंसिल उठाए बनाई गई कोई भी आकृति। यानी कि अगर हम किसी कागज पर कोई पेंसिल रखते हैं तो बिना पेंसिल उठाए कोई भी आकृति अगर हम बनाते हैं, चाहे वो टेढ़ी बने, चाहे वो वक्रा रूप ले, तो कोई भी आकृति बने, ठीक है, चाहे वो सीधी हो चाहे वो टेढ़ी हो, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? वक्र कहलाता है। ठीक है। यदि कोई वक्र स्वयं को न काटे और न ही छुए तो वह सरल वक्र कहलाता है। मान के चलिएगा कि अगर हमने किसी कागज पर कोई पेंसिल एक बार रख दी तो वो चाहे कैसी भी आकृति बने, बस स्वयं को न छुए, है ना, यानी कि ये एक दूसरे को टच ना करे, बिना पेंसिल उठाए कोई भी सीधी या टेढ़ी आकृति जो भी बनी, अगर कोई भी आकृति एक दूसरे को न छुए न काटे तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? वक्र कहलाता है, जैसे कि आपने देख लिया होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि खुला एवं बंद वक्र होता क्या है। खुला वक्र और बंद वक्र क्या होता है? अगर दोनों सिरे आपस में मिल जाते हैं तो वो बन जाता है बंद वक्र, और अगर दोनों सिरे आपस में खुले रहते हैं तो वो बनता है खुला वक्र, जैसे कि आपको दिख ही गया होगा। ठीक है। तो ऐसा वक्र जिसके सिरे खुले हो, ऐसा वक्र जिसके सिरे खुले हो तो क्या कहलाएगा दोस्तों? खुला वक्र। ठीक है। क्या कहलाएगा? खुला वक्र। तथा जिसके सिरे मिले हुए हो बंद वक्र कहलाता है। ठीक है। जैसा कि यहां पे आप देख ही रहे होंगे कि एक सिरा यहाँ पे ये है और एक सिरा यहाँ पे ये है, तो ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ये दोनों सिरे आपस में खुले हुए हैं, तो ये वक्र जो बना ये आपका खुला हुआ वक्र है। और जबकि यहाँ पे जो दोनों सिरे होंगे यहाँ पे एक दूसरे से मिले हुए हैं तो ये क्या कहलाएगा? बंद वक्र कहलाएगा। ठीक है। तो ये हमारा बंद वक्र है और ये भी हमारा बंद वक्र है और ये भी हमारा बंद वक्र है और ये भी हमारा बंद वक्र है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे टच कर दिया गया। ठीक है। और ये हमारा खुला वक्र है। तो मैं समझता हूं कि आप ये बात जान चुके होंगे कि खुला एवं बंद वक्र होता कैसा है। ठीक है दोस्तों। तो वक्र क्या है कि पेंसिल एक बार अगर कागज पे आप रख दोगे तो बिना उठाए सीधा या टेढ़ा जो भी आकृति आपकी बनती है तो वो क्या कहलाती है? वक्र कहलाती है। ठीक है। खुला वक्र वो होगा जो दोनों सिरे आपस में खुले हो तो खुला वक्र, और जो दोनों सिरे आपस में मिले हो तो बंद वक्र कहलाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समतल आकृतियां। ठीक है ना, समतल आकृतियां देखिएगा, किसी सपाट फ्लैट तल में बनी आकृति को समतल आकृति या प्लेन फिगर कहते हैं। ठीक है ना, कोई भी प्लेन सरफेस होगा हमारा, अगर उसमें हम कोई भी आकृति बनाते हैं तो वो हमारा समतल आकृति कहलाती है, प्लेन फिगर कहलाती है। किसी समतल क्षेत्र में बनी द्विमीय आकृति 2D समतल आकृति यानी कि प्लेन फिगर कहलाती है। दोस्तों, हमारी जो 2D यानी कि 2 डायमेंशनल यानी कि जिसमें 2 विमाएं होती हैं तो वो हमेशा हमारी समतल आकृति कहलाती है, जबकि जो 3D होती है जिसमें 3 विमाएं होती है वो हमारी ठोस आकृति कहलाती है। ठीक है। तो हम यहां बात कर रहे थे समतल आकृति की। ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि किसी सपाट तल में बनी आकृति को समतल आकृति कहते हैं। किसी समतल क्षेत्र में बनी
द्विविमीय यानी कि 2D की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2D समतल आकृति प्लेन फिगर कहलाती है। तो त्रिभुज हमारा कैसे है दोस्तों, 2D आकृति है, चतुर्भुज भी हमारा 2D है, आयत भी हमारा 2D है, वर्ग भी हमारा 2D होता है, वृत्त भी और बहुभुज भी हमारा 2D होता है, ठीक है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये समतल आकृति है यानी कि त्रिभुज है, 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। तो ये वृत्त भी हमारा 2D होगा, चतुर्भुज भी हमारा 2D होगा, यानी कि 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है दोस्तों। हेलो। हाँ, देखेगा भाई, तो जो चतुर्भुज होता है वो 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो ये भी हमारा 2D है। आयत भी हमारा 2D होता है, वर्ग भी हमारा 2D होता है, यानी कि जो प्लेन सरफेस पे कोई भी आकृति हम बनाते हैं तो वो हमेशा समतल आकृति कहलाती है। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। तो रेखाओं या वक्रों या दोनों से बनी समतल आकृतियां में यदि मुक्त सिरे ना हो यानी कि खुले हुए सिरे ना हो तो ये बंद समतल आकृति कहलाती है। जैसा कि आप आयत को देख रहे होंगे, यहाँ पे कोई भी सिरा आपका खुला हुआ नहीं है तो इसका मतलब ये बंद आकृति है। यहाँ पे वर्ग में कोई भी सिरा आपका खुला हुआ नहीं है तो इसका मतलब ये बंद आकृति है, ठीक है। चतुर्भुज में भी कोई भी सिरा आपका खुला हुआ नहीं है तो ये भी बंद आकृति है, और वृत्त में भी कोई भी सिरा मुक्त यानी कि फ्री नहीं है यानी कि खुला हुआ नहीं है तो ये भी हमारा एक बंद आकृति होगी। त्रिभुज भी हमारी एक बंद आकृति होगी। तो मैं समझता हूं कि आप समतल आकृति को समझ चुके होंगे, क्योंकि समतल आकृति का मतलब केवल इतना ही है कि कोई भी आकृति अगर प्लेन सरफेस पर बनाई जाती है वो समतल आकृति कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए भाई, अगर मैं बात करूं समतलीय क्षेत्र की, समतलीय क्षेत्र की, तो दोस्तों समतलीय क्षेत्र होता क्या है, समतल यानी कि प्लेन सरफेस पे कोई भी आकृति अगर कोई स्थान घेरती है, मतलब एरिया घेरती है, तो उसको हम समतलीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि यहां लिखा हुआ है, किसी सरल संवृत, किसी सरल या संवृत अथवा बंद आकृति से घिरा तल, अथवा बंद आकृति से घिरा तल या सरफेस का भाग समतलीय क्षेत्र यानी कि प्लेन फील्ड कहलाता है, ठीक है दोस्तों। बस केवल 1-2 बार आप इसको रीड करोगे ताकि चीजें क्लियर हो। बाकी यहां से जो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है तो यहां से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, अगर मैं बात करूं ठोस आकृति की यानी कि सॉलिड फिगर की, ठीक है, तो ऐसी आकृतियां जो स्थान घेरती हो, ऐसी आकृतियां जो स्थान घेरती हो, बस इसको समझना है, ठीक है। ऐसी आकृतियां जो स्थान घेरती हो तथा जिनकी 3 विमाएं होती हो, 3D हो, तो ठोस आकृतियां यानी कि सॉलिड फिगर कहलाती है। यानी कि ऐसी आकृति जो स्थान घेरती हो। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि गेंद है, हमारी गेंद है ना, वो अगर हमने किसी टेबल पर रख दी तो उसने क्या घेर लिया, स्थान घेर लिया, तो इसका मतलब वो 3D कहलाई यानी कि 3 विमियां कहलाई, है ना। घन या घनाभ हो गया तो ये भी क्या घेरती है, स्थान घेरती है। जो भी आकृति हमारा स्थान घेरती है तो वो हमेशा ठोस आकृति कहलाती है, यानी कि 3D कहलाती है, उसमें 3 विमाएं होती है। बात समझ में आई। तो ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ऐसी आकृतियां जो स्थान घेरती हो तथा जिनकी 3 विमाएं यानी कि 3D हो तो ठोस आकृतियां यानी कि सॉलिड फिगर कहलाती है, ठीक है। तो चलिए आगे, जैसे घन, घनाभ, गोला, बेलन तथा शंकु आदि व्यवहारिक अथवा दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, ठीक है दोस्तों। तो घन और घनाभ आपने देखा होगा, जैसे कि आप लूडो खेलते हो तो लूडो में जो फेंका गया पासा होता है वो एक घन की आकृति का होता है, ठीक है। तो चलिएगा, जैसे पुस्तकें, पुस्तकें हमारी किसकी आकृति होगी भाई, पुस्तकें की, कोई भी पुस्तक है, कोई भी हमारी मान के चलो कोई भी पुस्तक है तो उसकी आकृति हमेशा कैसी होगी दोस्तों, उसकी आकृति हमेशा घनाभ की होगी। जैसे कि ये हमारे पास पुस्तक है तो इसमें दोस्तों चौड़ाई भी है, इसमें लंबाई भी है और इसमें मोटाई भी है। ये मोटाई ही हाइट का काम करती है, इसका मतलब इसमें 3 विमाएं हैं और ये 3D है। अगर मैं इसको टेबल पर रखता हूं तो इसका मतलब ये स्थान घेरेगी, और स्थान अगर घेरेगी तो ये ठोस आकृति यानी कि सॉलिड फिगर कहलाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, मैं समझता हूं कि आप समझ चुके होंगे मेरी बात को। आगे बढ़ते हैं भाई। तो गेंद, आइसक्रीम, शंकु, गिलास, पिरामिड आदि सभी ठोस आकारों का निरूपण करते हैं, ठीक है। तो गोला देखो, जो एक गोला होता है एक वृत्त होता है, जैसे कि ये वृत्त है
और ये हमने गोला बना दिया। तो दोनों की आकृति लगभग सेम ही है, लेकिन अगर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास करूं तो जो सर्किल होता है यानी कि वृत्त होता है, जैसे कि साइकिल का जो पहिया होता है वो वृत्ताकार होता है, और जो गेंद होती है वो गोलाकार होती है। बात समझ में आई? तो गोले में और वृत्त में फर्क होता है। ठीक है दोस्तों, गोले में और वृत्त में फर्क होता है। ठीक है, तो देखिएगा अगर मैं इसको यहां बीच में से कट लगा दूं तो ये इस तरीके से दिखाई देगा आपको, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, ये गोला हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बीच में से काट दूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो गोला एक 3D आकृति है, शंकु भी 3D आकृति है, ये घन है, ये घनाभ है, बेलन और पिरामिड, तो ये 3D आकृति है सारी की सारी। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है त्रिविमीय आकृतियां और स्थानिक समझ, यानी कि जो त्रिविमीय 3 विमाएं वाली आकृति होगी और उनकी स्थानिक समझ। हम अपने दैनिक अनुभव में अनेक ठोस वस्तुओं से परिचित होते रहते हैं, जो हमारे खाने पीने के उपयोग एवं खेलने कूदने के रूप में तथा किसी न किसी अन्य प्रकार से काम में आती रहती है। जैसे हम बात करें ईंट की, तो ईंट जो है हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की गई वस्तु है, क्योंकि हमें मकान बनाना होता है तो हम ईंट का प्रयोग करते हैं, है ना। तो जो ईंट की आकृति होती है वो घनाभ की आकृति होती है, जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, यानी कि मोटाई भी होती है। ठीक है, तो जो हमारा गिलास होता है ये बेलनाकार होता है, बोतल बेलनाकार, गेंद भी कैसी आकृति होती है भाई, गेंद गोलाकार होती है। मिठाइयाँ, कई मिठाइयाँ तो आपको दिखाई देगी घनाभ की आकृति होगी, कई मिठाइयों में आपको दिखाई देगा कि घन की आकृति होगी। बाकी आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, कहीं भी किसी भी मिठाई की दुकान पे जाओगे तो आप देखना कि मिठाई की आकृति कैसी होगी, है ना। तो चलिए, उसमें मोटाई भी होगी, लंबाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी, यानी कि मोटाई, है ना। तो हमारे आसपास की सभी ठोस वस्तुओं की कुछ न कुछ विशेषताएं होती है, जिन्हें हम छूकर अथवा उन पर किसी दिशा में बल लगाने पर महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी 3D आकृति होती है, 3 विमीय आकृति होती है, उसको हम महसूस कर सकते हैं छूकर। ठीक है ना, उस पर हम कोई भी फोर्स लगा सकते हैं, बाह्य बल लगा सकते हैं, उसकी दिशा को बदल सकते हैं। तो वो छूकर, यानी कि किसी भी चीज को अगर हम छूकर महसूस कर सके तो वो हमारी 3D होती है। जबकि आप मुझे बताइएगा, अगर मैं यहां पे कोई आयत बना देता हूं तो क्या मैं इसको छूकर महसूस कर सकता हूं, आंख बंद करके इसको महसूस कर सकता हूं कि कौन सी आकृति होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी कि जिन आकृतियों को आप छूकर, यानी कि जिन आकृतियों को आप फील कर सकते हो छूकर, स्पर्श करके, तो वो हमेशा 3D आकृति होती है, यानी कि उसमें 3 विमाएं होती है। आप रख दो, मान के चलो आपने कोई गिलास रख दिया किसी टेबल पर, तो आपकी आंख बंद है, तो आप अगर छूकर भी पता कर लोगे कि ये क्या है। बात समझ में आई? गेंद रख दी तो छूकर पता कर लोगे कि ये क्या है। लेकिन अगर मैंने टेबल पर किसी पेन से या मार्कर से कोई आयत बना दिया या कोई त्रिभुज बना दिया, तो आप छूकर उसको महसूस नहीं कर सकते कि ये त्रिभुज है कि आयत है। क्लियर हुई बात? तो जिन आकृतियों को आप छूकर महसूस कर सकते हो तो वो हमेशा 3D आकृति कहलाती है, यानी कि वो गोला भी हो सकता है, बेलन भी हो सकता है, शंकु भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिएगा। तो बेलनाकार, गोलाकार एवं शंक्वाकार आकृतियों का लुढ़कना। तो दोस्तों, कोई भी बेलनाकार आकृति हो या कोई भी गोलाकार आकृति हो या कोई भी शंक्वाकार आकृति हो, ये हमेशा दोस्तों लुढ़कती है, ये सरकती नहीं है, खिसकती नहीं है, ये हमेशा लुढ़कती है। ठीक है, लेकिन जैसे अगर मैं बात करूं घनाकार आकृति की या आयताकार आकृतियों की या वस्तुओं की, तो उनका सरकना, यानी कि जो घनाभकार की आकृति होगी या घन की आकृति होगी, तो दोस्तों वो कभी लुढ़केगी नहीं, वो हमेशा सरकेगी, यानी कि खिसकेगी। ठीक है, तो लुढ़कने वाली आकृति होती है बेलनाकार, गोलाकार और शंक्वाकार, और सरकने वाली आकृति होती है घनाकार और आयताकार आकृतियों का सरकना। क्लियर हुई बात? ठीक है, जैसे बर्फ की सिल्ली, तो बर्फ की सिल्ली जो होती है वो घनाभ की आकृति की होती है, वो कभी फिसलेगी नहीं, लुढ़केगी नहीं, वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा सरकेगी, यानी कि खिसकेगी। बात समझिए, कोई भी फोर्स लगाओगे आप, बाह्य फोर्स, तो उसको हम सरका सकते हैं, खिसका सकते हैं। ठीक है, तो गेंद, गिलास एवं
शंक्वाकार, कीप आदि का लुढ़कना। क्लियर हुई बात। तो ये सभी त्रिविमीय आकृतियों की स्थानिक समझ के उदाहरण हैं। क्लियर। तो ये हुआ हमारा गोला यानी कि गेंद, और ये हुआ हमारा शंकु, और ये हुआ हमारा घनाभ, और ये हुआ हमारा बेलन। तो बेलन हुआ शंक्वाकार आकृति हुई या गोलाकार आकृति हुई, इन तीनों का क्या होता है लुढ़कना, और ये जो हमारा घनाभ हुआ ये हमेशा सरकेगा। ठीक है। तो उपरोक्त चित्रों में स्थानिक समझ की अवधारणा निम्न प्रकार है। वस्तुओं ए बी और डी, वस्तुओं ए बी और डी, ठीक है, का लुढ़कना, और वस्तु सी का सरकना, यानी कि सी का क्या होगा खिसकना। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, सारी चीजें एकदम क्लियर हैं, बिल्कुल है ना। तो जैसे कि उदाहरण नंबर 1 को देखते हैं। निम्न वस्तुओं में से कौन सी समतल है? तो कागज हमारा समतल है कि नहीं है? गिलास तो बेलनाकार होता है, तो ये तो समतल नहीं हुई। गेंद गोलाकार होती है, ये भी हमारा समतल नहीं है। बेलन बेलन होता है, ठीक है ना, ये भी हमारा समतल नहीं है। तो इसका मतलब समतल आकृति कौन सी होगी दोस्तों? कागज होगी, क्योंकि कागज जो होता है दोस्तों वो आयताकार होता है, यानी कि उसकी जो मोटाई होती है वो 0 के बराबर मान के चलते हैं, नगण्य मानते हैं हम 0 के बराबर, यानी कि उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। और जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, यानी कि जो दो विमीय आकृति हो, वो हमेशा समतल होती है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। और जिसमें मोटाई भी हो यानी कि हाइट भी हो, तो वो हमेशा त्रिविमीय आकृति होती है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, तो गिलास बेलनाकार, बेलन बेलनाकार, गेंद गोलाकार। तो जब कागज आयताकार यानी कि समतल है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो लूडो का पासा किसका प्रतिरूप है? अगर मैं बात करूं लूडो के पासे की, तो लूडो का पासा किसका प्रतिरूप है? आप अच्छे से जानते हो, बचपन से जानते हो कि लूडो का पासा घन का प्रतिरूप है। क्लियर हुई बात। तो लिखा भी हुआ है कि लूडो के खेल में फेंका जाने वाला पासा घनाकार आकृति का होता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति खुला वक्र है? तो खुला वक्र की बात कर रहे हैं। खुला वक्र का मतलब क्या होगा? जहां दोनों सिरे आपस में मिले ना हो, यानी कि मुक्त ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं? वो मुक्त हो, वो क्या कहलाता है दोस्तों? खुला, है ना। तो यहाँ पे तो दोनों सिरे मिले हुए हैं, तो बंद आकृति होगी। यहाँ पे भी दोनों सिरे मिले हुए हैं, ये भी बंद आकृति होगी। और यहाँ पे भी दोनों सिरे मिले हुए हैं, तो ये भी बंद आकृति है। तो खुला सिरा ये होगा हमारा। तो यहाँ पे ये वाला सिरा और ये वाला सिरा आपस में कनेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये खुली आकृति होगी। तो आपसे यही पूछ रहा था कि खुला वक्र कौन सा होगा, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। तो विकल्प 2 की आकृति एक खुला वक्र है, क्योंकि इसके दोनों सिरे मुक्त यानी कि फ्री है। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण 4। पुस्तक और पुस्तक के एक पृष्ठ में हम 2D व 3D देख सकते हैं। कह रहा कि पुस्तक और पुस्तक के एक पृष्ठ में, पृष्ठ का मतलब पेज में, हम 2D और 3D देख सकते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नंबर 1 ऑप्शन पुस्तक एक द्विविमीय है। भाई ये बताओ, कोई भी किताब, कोई भी पुस्तक क्या द्विविमीय होगी? आप कहोगे सर नहीं, पुस्तक हमेशा 3D यानी कि त्रिविमीय आकृति होती है, क्योंकि उसमें मोटाई भी होती है, उसमें लंबाई भी होती है, उसमें चौड़ाई भी होती है। तो पुस्तक दोस्तों त्रिविमीय है यानी कि 3D है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो हमारा यही देखते ही गलत हो गया, ठीक है। पुस्तक एक त्रिविमीय आकृति है, जबकि पृष्ठ एक द्विविमीय आकृति है। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी पुस्तक होगी उसकी आकृति हमेशा त्रिविमीय होगी, 3D होगी। क्लियर। जबकि पृष्ठ एक द्विविमीय आकृति होगी, क्योंकि पृष्ठ में, पेज में केवल लंबाई चौड़ाई होती है, जो मोटाई होगी वो 0 के बराबर होगी, नगण्य होगी। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। पुस्तक और पुस्तक के पृष्ठ में प्रत्येक में 2D व 3D आकृति है, गलत हो गया। पुस्तक और पुस्तक के पृष्ठ में प्रत्येक में, कह रहा है कि पुस्तक में भी 2D है और 3D भी है, तो ये बात तो गलत होगी। पुस्तक अथवा पृष्ठ में प्रत्येक में या तो 2D है या फिर 3D आकृति है। तो ये यहाँ पे क्या कर दिया, श्योरिटी नहीं दे पा रहा है, यहाँ पे या आ गया, या तो 2D है या फिर 3D है, या तो ये सही है या फिर वो सही है। तो ये बात बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि हमें श्योरिटी तो है ना यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में कि पुस्तक एक त्रिविमीय आकृति है जबकि पृष्ठ एक द्विविमीय आकृति है, यहाँ पे हमें श्योरिटी है, ठीक है। तो देखिएगा आप, इसका जो हल है वो क्या है। पृष्ठ एक आयताकार द्विविमीय आकृति है, क्योंकि इसकी ऊंचाई अर्थात मोटाई नगण्य है, जबकि पुस्तक एक घनाभकार की आकृति है जो त्रिविमीय आकृति है। क्लियर हुई बात दोस्तों। यहां तक कोई डाउट तो नहीं भाई? चलो भैया आगे बढ़ो। उदाहरण 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन
निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुभुज के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुभुज के संबंध में सही नहीं है? तो हमें बताना है कि जो सही ना हो, ठीक है ना। तो यहां पे पहले समझिए बहुभुज होता क्या है। बहुभुज का मतलब दोस्तों, बहु का मतलब बहुत सारी, बहुत, और भुज का मतलब भुजा, यानी कि एक ऐसी आकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो, एक ऐसी आकृति जिसमें बहुत सारी क्या हो, भुजाएं हो। क्लियर हुई बात यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बारे में कह रहा कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है, ठीक है ना। कथन बहुभुज के बारे में संबंध में सही नहीं है। पहला पढ़ते हम, इसके एक ही भुजा के अंत्य बिंदु आसन शीर्ष कहलाते हैं। मान के चलिएगा, मैंने आपके यहाँ पे एक सेकंड, चलो मैं बना ही देता हूं। मान के चलिएगा मैंने यहां पर रेगुलर हेक्सागन बना लिया, यानी कि सम षटभुज, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन यानी कि सम षटभुज जो हमारा रेगुलर पॉलीगन होता है, क्योंकि बहुभुज को हम इंग्लिश में पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है ना। बहुभुज बहुत सारी भुजाओं है ना, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन। और अगर उससे पहले हम रेगुलर लगा लेते हैं तो उसका मतलब है वो सम बहुभुज होगा, यानी कि जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हो। जबकि इसमें यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं दी गई कि रेगुलर पॉलीगन है या फिर सम बहुभुज है। क्लियर होगी बात। तो मैं एक सम षटभुज बनाता हूं, ठीक है। तो इससे समझने का प्रयास करते हैं भाई, ठीक है। अब समझिएगा, ये कह रहा कि इसके एक ही भुजा के अंत्य बिंदु, अंत्य बिंदु का मतलब दोस्तों लास्ट वाला बिंदु, यानी कि जैसे कि ये भुजा है तो उसका लास्ट वाला बिंदु ये हुआ, अंत्य बिंदु आसन शीर्ष कहलाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये शीर्ष नहीं है? ए भाई, क्या ये शीर्ष नहीं है, वर्टेक्स नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, ये तो वर्टेक्स है, तो ये बात तो बिल्कुल सही होगी, है ना। दूसरा पॉइंट समझिए, इसको बनाने वाले रेखाखंड भुजाएं कहलाती है, भुजाएं कहलाती है। आप ये बताओ ये क्या है? ये रेखाखंड ही तो है। रेखा और रेखाखंड में यही फर्क है कि अगर मैं इस तरीके से कोई रेखा खींचता हूं, रेखा का मतलब होता है कि जिसका ना शुरू का पता और ना अंत का पता, कहां से स्टार्ट हुई कहां पे खत्म होगी। लेकिन अगर मैं रेखाखंड की बात करता हूं, रेखाखंड का मतलब है कि ऐसी रेखा जिसका हम मापन कर सके, यानी कि मैं इस लाइन में से एक लाइन सेगमेंट यानी कि एक रेखाखंड निकाल लेता हूं। मान के चलो ये 10 सेंटीमीटर है और ये ए और बी है, ठीक है ना, ये ए और बी है, तो ये दोस्तों लाइन सेगमेंट कहलाया, यानी कि रेखाखंड कहलाया, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि इसको बनाने वाले रेखाखंड भुजाएं कहलाती है। तो ये एक रेखाखंड ही तो है जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ये बहुभुज की भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि रेखाखंड को हम माप सकते हैं, लाइन को हम कभी माप नहीं सकते। क्लियर हुई बात। तो इसका मतलब ये रेखाखंड है, रेखाखंड का मतलब जो भुजा कहलाती है, तो बिल्कुल सही होगी ये बात भी। दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। चलिए तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ो, इसकी सभी भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती है। आप ये बताइए, क्या ये सारी की सारी भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है? आप कहोगे सर नहीं, ये बात गलत साबित होती है कि इसकी सभी भुजाएं एक दूसरे के समांतर है, ये बात गलत साबित होती है। और ये कह रहा था कि सही नहीं है, तो यही तो सही नहीं है। देखते हैं चौथा पॉइंट, इसकी दो भुजाएं जहां मिलती है वे शीर्ष कहलाते हैं। भाई एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, यहां पे मिली, तो इसका मतलब ये क्या कहलाया, शीर्ष कहलाया। तो इसका मतलब चौथा पॉइंट बिल्कुल सही है, ये शीर्ष ही कहलाएगा, तो चौथा पॉइंट भी बिल्कुल सही हो गया। तो इसका मतलब ये पूछ रहा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं होगा, तीसरा। तो यहां लिखा हुआ है विकल्प 3 में दिया गया कथन बहुभुज के संबंध में सही नहीं है, तो आंसर तीसरा होगा। कोई डाउट यहां तक? आप कहोगे सर बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलिए भाई बिंदु के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, बिंदु आखिर है क्या, समझिए भाई। बिंदु देखो, सबसे पहले मैं अगर बात करूं बिंदु की ना तो लंबाई होती, ना चौड़ाई होती, ना हाइट होती। क्लियर। बिंदु क्या है, बिंदु की 0 डायमेंशन है। तो लिखा हुआ है यहां पे कि बिंदु की कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं होती, यह मात्र सही स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है, केवल और केवल ये स्थिति को दर्शाता है। मान के चलिए हमने कोई सर्किल बना लिया और हमें उसका केंद्र को दर्शाना है, तो केंद्र को दर्शाने के लिए हम एक बिंदु का प्रयोग करते हैं, तो वो बिंदु कहलाता है जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, ना मोटाई हो, कुछ ना हो जिसकी, यानी कि डायमेंशन बिल्कुल 0 हो, विमाएं बिल्कुल 0 हो, ठीक है। वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि बिंदु की कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं होती, यह मात्र सही स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। जैसे वृत्त के बीचों बीच स्थिति को दर्शाने वाला उसका केंद्र एक बिंदु होता है। बात समझ में आई? आप कहोगे सर बिल्कुल आई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट,
संरेख रेखा, संरेख रेखा, इसको समझिएगा। संरेख रेखा का मतलब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, ठीक है। देखिएगा, जब कई बिंदु एक ही रेखा में होते हैं, जब कई बिंदु, बहुत सारे बिंदु एक ही रेखा में होते हैं, तो उन बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं। उन बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे दी गई आकृति में एक ही रेखा पर तीन बिंदु, कौन कौन से, ए, बी और सी, ए, बी और सी है, ए, बी और सी है। अतः बिंदु ए, बी और सी संरेख बिंदु है। इसी तरह यदि किसी रेखा पर चार या चार से अधिक बिंदु है तो वे सब बिंदु संरेख है। तीन से कम, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि तीन से कम, तीन से कम बिंदु संरेख बिंदु नहीं होते। तीन से कम संरेख, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि तीन से कम बिंदु संरेख बिंदु नहीं होते। समझिए दोस्तों, अगर मैं मान के चलो एक बिंदु यहां पे लगा दिया, एक बिंदु यहां पे लगा दिया, एक बिंदु यहां पे लगा दिया, और मैंने इस तरीके से लाइन खींच दी या फिर इस तरीके से लाइन खींच दी, तो आप मुझे बताओ ये दो बिंदु तो संरेख है या इधर से दो बिंदु संरेख है, लेकिन तीनों तो संरेख नहीं हुए ना। तो दोस्तों तीन से कम बिंदु को अगर आप कहोगे संरेख है, तो तीन से कम बिंदु कभी संरेख नहीं होते। बात समझ में? तो मिनिमम बिंदु कितने चाहिए संरेख साबित करने के लिए? तीन बिंदु मिनिमम चाहिए। तीन से ज्यादा कितने भी ले लो, लेकिन मिनिमम तीन चाहिए। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तीन से कम बिंदु संरेख बिंदु नहीं होते। जब तीन या चार से अधिक बिंदु संरेख बिंदु होते हैं तो उनसे होकर एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो उनसे होकर एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। बात समझ में आ रही दोस्तों? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, यहां तक है भाई? चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। देखिएगा, असंरेख बिंदु की अगर मैं बात करता हूं, असंरेख बिंदु, देखिएगा वे बिंदु जो एक ही सीधी रेखा पर नहीं होते, यानी कि ऐसे बिंदु जो एक सीधी रेखा पर नहीं होते, असंरेख बिंदु यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। जैसा कि आप दिखाई दे रहा होगा, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है और एक बिंदु सी है। ये तीनों के तीनों बिंदु एक सीधी रेखा पर नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, यानी कि असंरेख बिंदु कहलाएंगे। क्लियर हुई बात? जैसे उपरोक्त चित्र में तीन बिंदु ए, बी और सी एक ही सीधी रेखा पर नहीं है, अतः ए, बी और सी असंरेख बिंदु है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था रेखाखंड के बारे में कि दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित भाग, दो बिंदुओं के मध्य, मान के चलो एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, तो उनके मध्य रेखा का वह निश्चित भाग, निश्चित भाग का मतलब सर्टेन, जिसके बारे में हम जानते हो कि कितना सेंटीमीटर लंबा हो या कितना मीटर, जिसका मापन कर सके। बात समझ में आई? तो वह निश्चित भाग जिसका मापन संभव हो, यहां पे लिखा हुआ है जिसका मापन संभव हो तथा अन्य प्रकार के रेखाखंड की तुलना की जा सके, रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों रेखाखंड और रेखा में केवल यही फर्क है, रेखा का हम मापन नहीं कर सकते क्योंकि उसका ना तो शुरू का पता कहां से शुरू हुई और ना ही अंत का पता कहां पे जाकर खत्म होगी। तो इसका मतलब रेखा का हम कभी भी मापन नहीं कर सकते, जबकि रेखाखंड होता है लाइन का ही एक छोटा सा हिस्सा जिसका हम मापन कर सकते हैं, और जिस रेखा का हम मापन कर सकते हैं तो वो रेखा ना कहकर रेखाखंड बन जाता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट बन जाता है। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर नहीं। तो चित्र में रेखा AB में PQ एक रेखाखंड है जिसके दोनों सिरों के मध्य की दूरी 5 है, अर्थात यह रेखाखंड 5 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये जो रेखाखंड है PQ, इसकी लंबाई यहाँ पे दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब PQ का मापन पॉसिबल है। ठीक है, अगर जिसका मापन पॉसिबल हो सकता है उसी को हम रेखाखंड कहते हैं। बात समझ में आई? तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। अगर मैं बात करूं संगामी रेखाएं कि संगामी रेखाएं क्या होती है, कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है, अब बात को समझिए। संगामी रेखा का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि चित्र से भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारी रेखाएं अगर एक ही बिंदु से होकर गुजर जाए वो संगामी रेखाएं कहलाती है। जैसे कि लिखा हुआ है कि यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो वे रेखाएं संगामी यानी कि कॉन्करेंट लाइंस कहलाती है। तो यदि 3 या 3 यानी कि 3 से कम ना हो, 3
मिनिमम हो सकती है कोई भी। देखो जैसे कि मुझे सररेख बताना था तो वहां पे मैंने बताया आपको कि 3 से कम पॉइंट ना हो तो मिनिमम पॉइंट कितने लोगे, 3। ठीक इसी तरीके से मैं यहां पे कहूंगा कि मिनिमम जो लाइंस होगी वो 3 होगी, 3 से कम ना हो। 2 लाइंस को लेकर हम संगामी रेखाएं नहीं कह सकते, हम मिनिमम 3 को लेकर, और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तो वे रेखाएं संगामी रेखाएं यानी कि कॉन्करेंट लाइंस कहलाती है। जैसे ए बी, ए सी, ए डी और ए ई। तो हमारे पास ए बी, ए सी, ए डी और ए ई है, एक बिंदु ए पर मिलती है, अतः ए बी, ए सी, ए डी और ए ई संगामी रेखाएं हैं। बात समझ में आई होगी। आप ये बताओ आपके समझ में आई होगी बात है भाई, समझ में आ रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का पॉइंट, प्रतिच्छेदी लाइन रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। समझिएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होगी, दो रेखाएं जो एक दूसरे को काटती है, जो दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। उनके कटान बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। मान के चलिए दो रेखाएं इस तरीके से आपस में भिड़ गई हैं भाई, एक बिंदु पे काटेगी तो दोनों लाइंस की अगर मैं बात करूं तो दोनों लाइन की ये क्या होगी, प्रतिच्छेद रेखाएं। और जिस बिंदु पर ये काटेगी एक दूसरे को ये कहलाएगी प्रतिच्छेद बिंदु। क्लियर हुई बात। जैसे कि आपको चित्र में देखने को मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं इसको। जैसे निम्नांकित चित्र में ए बी और सी डी रेखाएं एक दूसरे को ई बिंदु पर काटती है। तो हमारे पास एक तो रेखा ए बी है और एक रेखा सी डी है, और ये किस बिंदु पर काट रही है, इस ई बिंदु पर। तो ए बी और सी डी ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी, लेकिन जिस बिंदु पर काटेगी इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या हो गया यार, तो यहां समझ लो भाई, जैसे कि एक रेखा ये और एक रेखा ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है, और ये सी हो गया और ये डी होगी। तो दोनों की दोनों लाइन आपस में क्या कहलाई, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाई। लेकिन जिस बिंदु पर ये काटेगी, मान के चलो ई बिंदु पर काट दिया, तो ये जो पॉइंट कहलाया ये प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा, ये वाला बिंदु कहलाएगा। क्लियर हुई बात यहां तक। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, ठीक है। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं का मतलब जैसे कि रेल की पटरी, आप देखते होंगे कि रेल की पटरियां आपस में एक दूसरे को नहीं काटते, यानी कि उन दोनों रेखाओं यानी कि पटरियों के बीच में हमेशा बीच की डिस्टेंस समान होती है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट के पेपर में पूछा हुआ सवाल है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है कि नहीं। तो हमेशा किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बेटा हमेशा समान रहती है, हमेशा। अगर यहाँ एच है तो यहाँ पे भी एच होगी, यहाँ पे भी एच होगी, यहाँ पे भी एच होगी, यहाँ पे भी एच होगी। बात समझ में आई। तो देखिएगा, सरल रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस कहलाती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है। ये दोस्तों बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हुआ। यहां से सवाल बना हुआ है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव क्या होती है, समान रहती है। कोई दिक्कत, आप कहोगे सर नहीं। यहां रेखा पी क्यू और एक्स वाई, एक तो पी क्यू रेखा है और एक एक्स वाई रेखा है, समांतर है तथा इसे पी क्यू पैरेलल एक्स वाई से प्रदर्शित करेंगे। कोई दिक्कत, आप कहोगे सर नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं का मतलब क्या होगा, जहां पे दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप करे यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, ये क्या कहलाती है, संपाती रेखाएं कहलाती है। जैसे कि यहां पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। संपाती रेखाएं यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस। देखेगा, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप करे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, तो उन्हें संपाती रेखाएं यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे एक रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपको ए बी, और एक और दिखाई दे रही होगी आपको पी क्यू। अगर मैं एक और लगा दूं यहाँ पे सी डी, यहाँ पे इसी पॉइंट पे सी डी और भी लगा दूं, दो या दो से अधिक एक दूसरे को जब भी ओवरलैप करेगी तो हमेशा क्या कहलाएगी, संपाती रेखाएं कहलाएगी यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस कहलाएगी। तो यहाँ पे ए बी और पी क्यू एक दूसरे के संपाती है। कोई दिक्कत, आप कहोगे सर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है भाई, बहुत तेजी से पढ़ाया मैंने आज क्योंकि सारी थ्योरी थी आपके सामने है, आप पढ़ के देख सकते हो, ठीक है ना। चलिएगा, लंब रेखा की अगर मैं बात करूं, परपेंडिकुलर लाइन की समझिएगा, किसी क्षैतिज रेखा यानी कि ए बी पर, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी हमारी
ओरिजेंटल लाइन है यानी कि क्षैतिज रेखा है, पर 90 डिग्री के कोण पर खड़ी हुई ऊर्ध्व रेखा। तो 90 डिग्री का कोण है यहाँ पे खड़ी हुई, यानी कि इस तरीके से खड़ी हुई रेखा है ऊर्ध्व रेखा। MN AB पर लंब है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों की दोनों रेखाएं हॉरिजेंटल और ऊर्ध्व यानी कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन ये एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना, किसी पड़ी हुई रेखा पर एक लाइन अगर खड़ी कर दी जाए 90 डिग्री का कोण हो जाए उसके बीच में, तो वे क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती है। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे कोण यानी कि एंगल। ठीक है भाई, तो कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। समझ में ना आया हो अगर कोई पॉइंट तो कमेंट करके लिख सकते हो, अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करके आप बता सकते हो कि चीजें आसान है, समझ में आ रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।